Hello, good morning, dear students. This is your mentor Rajesh Nagdive, and we are discussing the course Sequence and Series. After finishing arithmetic progression, arithmetic mean, in last video we have started geometric progressions. और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का एक लेक्चर होने के बाद आज हम इस दूसरे लेक्चर में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चेकआउट करते हैं और उनकी जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको भी चेकआउट करते हैं और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का उसको और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। करेक्ट है। तो फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर मिला के आप कंप्लीटली इसमें स्ट्रांग हो जाएंगे। हालांकि अभी जैसे मैंने बोला था कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में और पार्ट्स आएंगे। फर्स्ट पार्ट हो चुका है, फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, सेकंड आ जाए, थर्ड भी आएगा, फोर्थ भी आएगा, क्योंकि इन्फिनाइट टर्म्स का जीपी का सम भी आएगा, एन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी के सम भी आएंगे, एस एन आएगा, एस इन्फिनिटी आएगा। गॉट द पॉइंट। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स के पहले मैं थोड़ा सा एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। फंडामेंटल्स, जो फंडामेंटल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने दोनों चीज़ों को देखो, एक तो एपी का कॉन्सेप्ट देखना और एक जीपी का कॉन्सेप्ट देखना। तो एपी के कॉन्सेप्ट में आपने देखा था कि अगर ए बी सी एपी में होते हैं तो यहाँ से दो बातें निकलती है, टॉइस ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस सी, या फिर ऐसा होना पड़ता है कि ए को फर्स्ट टर्म और डी कोई कॉमन डिफरेंस ले लिए तो बी को मेरे को ऐसा लिखना पड़ेगा ए प्लस डी और सी को ए प्लस टू डी। ठीक है। तो ये चीज वैसे यहाँ पे भी ए बी सी अगर जीपी में है तो दो बातें होती है कि एक तो बी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी होगा और यहीं से ए फर्स्ट टर्म है तो कोई कॉमन रेशो आर ले लेंगे। कॉमन रेशो आर लेने से ये बी ए आर सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वेयर, ये चीज। ठीक है। तो अब आप क्वेश्चंस को देखते हुए इन सिचुएशंस को हैंडल करना, ठीक है कि नहीं। ये एपी में होता है, ये जीपी में होता है। अच्छा, एक और चीज आपने देखा कि यहाँ का जो जनरल एपी होता था वो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, लाइक दैट, ऐसे होते हुए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको हम ए एन या टी एन या जनरल टर्म बोलते थे। और यहाँ क्या होता है ए आर स्क्वेयर और ए आर की पावर एन माइनस वन, ये तो फर्स्ट टर्म हो जाता था। यहाँ ये फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशो है और इसको हम जनरल टर्म या टी एन बोलते हैं। करेक्ट है कि नहीं। हाँ, ए आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है। फिर इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया था कि इसी चीज़ में कितने हिडन कॉन्सेप्ट है या क्वेश्चन कैसे उसमें जनरेट होते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। करेक्ट है कि नहीं। अच्छा सब, फिर एक और चीज़ यहाँ पे देखा कि चूंकि यहाँ रेशो की बात करते हैं, रेशो मतलब ये इसकी वजह से ए आर डिवाइडेड बाई ये ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, तो ये सब आर आता है, एक कांस्टेंट आता है, इसलिए एक कॉमन रेशो कहलाता है। ठीक है कि नहीं। और इसीलिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म कभी भी जीरो नहीं होगा। ये सारी बातें हम लोगों ने देख लिया और वो भी देखा था कि फर्स्ट 5 टर्म्स को प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू द फिफ्थ पावर ऑफ थर्ड टर्म। करेक्ट है कि नहीं। ये सारी चीजें, फिर फर्स्ट 9 टर्म्स का प्रोडक्ट है कितने, 9 पावर ऑफ फिफ्थ टर्म। करेक्ट है। ओके फाइन। सो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं हम प्रॉब्लम्स के ऊपर। ठीक है। ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए, आपने सारी चीजों को नोट कर लेना चाहिए, फंडामेंटल सारी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन नोट करते हैं, तो मैं क्वेश्चंस लिख देता हूं, उसके बाद में फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए, मैं रीड आउट करता हूं। क्या है, इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ जीपी, फर्स्ट टर्म एंड nth टर्म ऑफ जीपी आर ए एंड बी। तो फर्स्ट टर्म ए है और nth टर्म बी है। इफ पी इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स then prove that p square equal to ab की पावर n। बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है, इससे आपको कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है जीपी में। ठीक है। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो ए दिया हुआ है, ए फर्स्ट टर्म है। ठीक है सब।
और बी आपका टीएन दिया हुआ है, बी आपका टीएन है, तो ये फार्मूला होना चाहिए वेयर आर कॉमन रेशो होगा, कोई ना कोई कॉमन रेशो तो होगा, आर कॉमन रेशो है, ठीक है, ये हो गया। तो ये b इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n माइनस वन, क्योंकि ये nth टर्म है, ठीक है। अगर r कॉमन रेशियो है और a फर्स्ट टर्म है तो b ऐसा होगा, करेक्ट, ठीक नहीं? अच्छा साहब, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसको हमने यहां मेंशन कर दिया। अब बोलते p इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फर्स्ट कर दो यहां पर, फर्स्ट n टर्म्स। तो अब p को देखते हैं, p प्रोडक्ट मतलब a इंटू ए आर। जैसे मैंने शुरू में भी बोला था आपको कि ये प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे जीपी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस उसी में जनरेट हो रहे हैं, करेक्ट है कि नहीं? हाँ, तो a इंटू ए आर स्क्वेयर अप टू ये कहाँ तक मल्टीप्लाइड हो रहा है, a इंटू आर की पावर n माइनस वन। तो यहाँ तक के देखो, पहली बात तो एक चीज, टोटल कितने टर्म्स है बोलो, टोटल टर्म्स n है, ठीक है। n टर्म्स से मतलब a कितनी बार मल्टीप्लाइड हो रहा है, n टाइम्स, मतलब a की पावर तो n हो गया। अब बाकी r की पावर सब सम कर देंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू दी कहाँ तक चल रहे हैं हम, n माइनस वन। अब इसका भी फार्मूला आपको मैं फर्स्ट टाइम बता रहा होगा, ये आपको तो मैंने कई बार बता चुका हूँ, 1 प्लस 3 प्लस अप टू दी n, इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस वन बाई टू। लेकिन ये आपको मैं फर्स्ट टाइम बता रहा होगा, अगर आपको नहीं मालूम है तो देख लो। मतलब अब n तक सम नहीं ले रहे, n माइनस वन तक सम ला रहे, तो n माइनस वन को एक नया n मान लो इस फार्मूले में और रिप्लेस कर दो। n को किससे रिप्लेस करो, n माइनस वन से। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला n माइनस वन, और ये फिर n माइनस वन, फिर ये प्लस वन, तो डिवाइडेड बाई टू। तो देखो ये कट जाएगा, तो सिंपली n माइनस वन इंटू एन बाई टू, यानी वैसे ही दिख रहा है n इंटू एन माइनस वन बाई टू। अब आप दोनों को कंपेयर करो, n बाई टू, ठीक है, n प्लस वन और n माइनस वन। तो मतलब n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये फार्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल, और n इंटू एन माइनस वन बाई टू, ये फार्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n माइनस वन नेचुरल नंबर, करेक्ट है, प्लीज नोट इट। तो ये सिचुएशन आपको मालूम होना चाहिए। तो एक तो ये बात, ठीक है सर, अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो यहाँ आते a की पावर n और ये r की पावर हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन बाई टू। अब ठीक है, ये भी फार्मूला मालूम है, ये भी सारी चीजें देख ली, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, कोई इशू नहीं है। अब मुझे पी स्क्वेयर के बराबर प्रूफ करना है। हाँ जी, अब यहाँ पर मेन चीज इसको देखेंगे, यहाँ मुझे कुछ रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। एक तो गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करना है, क्योंकि अब पी स्क्वायर करेगा डायरेक्टली वो नहीं दिख रहा है जो आपको प्रूफ करना है। हाँ, तो फिर दूसरी टेक्निक आ गई रीअरेंजमेंट टेक्निक, ठीक है। स्मार्ट आपको होना पड़ेगा, एक गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। हाँ, तो प्लीज नोट इट, ये नोट कर लिया हुआ तो फिर मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको नोट कर लिया, ठीक है साहब, तो फिर इसको अभी मैं मिटा देता हूँ, यहाँ करते हैं। अब आप देखेंगे कि इस वाली सिचुएशन को हैंडल कैसे कर रहे हैं। देखो P है आपका a की पावर n, और ये r बना n इंटू एन माइनस वन बाई टू। अच्छा साहब, अब आपके पास में गिवन ये भी तो है, b इक्वल टू a इंटू आर की पावर n माइनस वन, और यहाँ पे भी r की पावर n माइनस वन है, करेक्ट है। तो इसको ऐसे ही लिखो, a की पावर n और r की पावर n माइनस वन और इसकी होल पावर n बाई टू, ये तो वही हो गया, करेक्ट है। ये ऐसा रीअरेंजमेंट किया मैंने विद द हेल्प ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन, गॉट द पॉइंट। क्योंकि मुझे जो प्रूव करना है उसमें r नहीं चाहिए, r एक कॉमन रेशो लिया जो एग्जैक्टली कितना है इस पर्टिकुलर जीपी में, वो तो मैं अभी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, बट एज इट इज गिवन दैट इट इज जीपी, दैट मीन्स दैट देयर मस्ट बी अ कॉमन रेशो, तो इसलिए ये आर। लेकिन अब आर को मुझे हटाना पड़ेगा ना, मुझे जो प्रूफ करना है वो ए और बी के टर्म्स में ही प्रूफ करना है, करेक्ट है ना। तो अब क्या करें, आर को हटाइए, तो आर की पावर एन माइनस वन यहां से आप ला सकते हैं, आर की पावर एन माइनस वन यहां से क्या आएगा बोलिए, तो बी बाई ए हो जाएगा।
सो दिस इज ए की पावर एन, दिस इज बी बाई ए की पावर एन बाई 2। बस हो गया, आपने आर को रिमूव कर दिया। ठीक है, जीपी है तो आर होगा, लेकिन एग्जैक्टली जीपी कौन सी है, इसलिए उसका कौन सा आर है, ये सब हमें नहीं मालूम है। गॉट द पॉइंट, इमेजिनेशन करके चलना है। ठीक है, ओके। अब तो इसको सिंप्लीफाई कोई भी कर लेगा। ए की पावर एन, ये बी की पावर एन बाई 2 डिवाइडेड बाई ए की पावर एन बाई 2। ठीक है, लॉज ऑफ इंडाइसिस, अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वापस ए की पावर एन बाई 2 बचेगा, बी की पावर एन बाई 2, तो ए बी की पावर एन बाई 2, और ये पी है डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट है ना। अब स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग किया तो ये पी स्क्वेयर हो जाएगा और ए बी की पावर एन हो जाएगा। स्क्वेयरिंग किया, आपका काम खत्म। प्लीज नोट इट। और कोई भी डाउट्स है तो आप ऐप में पूछ सकते हैं। इस अगर आप चैनल देख रहे हैं तो उसमें भी आप कमेंट बॉक्स में आप डाउट को पूछ सकते हैं, है ना। और टच में रहिए एप्लीकेशन में। भैया मैंने इतने क्वेश्चंस अपलोड करके रखे हुए हैं, आपसे अगर नहीं बनते तो भी बताइए कि सर इसका सॉल्यूशन दीजिए करके। ठीक है, फाइन। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब सेकंड क्वेश्चन के ऊपर मूव करते। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे तो 2014 में इसका क्वेश्चन जो हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था। ठीक है, 2014 में इसका क्वेश्चन आपने देखा था, जिसमें एपी का भी कॉन्सेप्ट है और जीपी का भी कॉन्सेप्ट है, दोनों मिक्स होके आए थे। सेम वैरायटी में ये क्वेश्चंस हैं। और चेकआउट करिए। इफ ए बी सी आर डिस्टिंक्ट, ओके, ए बी सी डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट, अब डिस्टिंक्ट दिया मतलब डिफरेंट है, एंड आर इन जीपी विथ कॉमन रेशो आर, एंड ए टू बी 3C आर इन एपी, ये एपी में, देन आर इक्वल टू, नोट किया क्वेश्चन। इफ ए बी सी आर डिस्टिंक्ट एंड आर इन जीपी, तो देखो ए बी सी सॉल्यूशन, अब ए बी सी का में दिया हुआ है तो जीपी में दिया हुआ है, ए बी सी जीपी में। अब जीपी में दिया है तो दो बातें होगी, जैसे अभी मैंने बोला था सीधा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, या फिर ऐसे करो बी इज इक्वल टू ए इंटू आर और सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर, करेक्ट है। सिंस यहाँ तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉमन रेशियो आर निकालना है, तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि जो सेकंड वेराइटी है उसको देखेंगे, दैट गिव्स बी इज इक्वल टू ए आर एंड सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर। ये बात स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमको ये बात समझ में आ गई जीपी में, करेक्ट है कि नहीं। बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी भी है, लेकिन ये यहाँ पे यूज करेंगे। अच्छा सब ए बी सी जीपी हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। उस इंफॉर्मेशन के बेस पे ये निकलेगा, ये भी बात क्लियर हो गई। अब दूसरे इंफॉर्मेशन में आते हैं, तो ये ए टू बी और 3C इसकी बात कर रहा है, ये काय में है, एपी में। अच्छा एपी में है तो दो बातें होगी, 2 इंटू 2B इक्वल टू ए प्लस 3C। अब देखो फिर यही बात कि फिर अब इसको क्यों यूज किया सर, यहाँ पे ए प्लस डी वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगाया, ए प्लस। तो ऐसे ही सिचुएशन में मैंने आपको बताया था कि उसमें ही आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। आ गई क्या बात समझ में? हाँ करेक्ट। अगर ये सारे पॉइंट्स को आपने पकड़ लिया तो पकड़ में आता है ये थोड़े दिन की प्रैक्टिस के बाद में। तो अब यहाँ पे ये अगर एपी में है तो इसका ट्वाइस इन दोनों के सम के इक्वल होगा, करेक्ट है? हाँ जी ठीक, बस यही करना है। देखो यहाँ मैंने वो दूसरा वाला अप्रोच लगाया, यहाँ पे ये पहला वाला अप्रोच लगाया एपी और जीपी में, तो यही जो बात रहती है वही सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। ठीक है साहब, तो 4B इक्वल टू कितना आ गया, ए प्लस 3C। अब आप क्या करो, चूंकि आपको आर निकालना है तो ए बी और सी सब आर के टर्म्स में आ गए, तो 4B 4AR हो जाएगा, बी मतलब ए आर, ए तो ए है, 3C, सी मतलब क्या है, ए आर स्क्वेयर है, ए आर स्क्वेयर, और ए देखिए सब में कॉमन है तो वो कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा 4R दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 3R स्क्वेयर। और अब यहां से आप आर निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक है, तो 3R स्क्वेयर माइनस 4R प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ यू कैन फाइंड आउट इजीली आर। अगर ये फैक्टराइज हो जाता है तब तो ठीक है, अगर फैक्टराइज नहीं होता है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला
तो 3 के फैक्टर -3 और यस फैक्टराइज तो होता है 3r² माइनस 3r माइनस r प्लस 1 इक्वल टू 0। 3r बाहर ले लीजिए तो r माइनस 1 प्लस 1 बाहर -1 बाहर ले लीजिए तो r माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक हो जाएगा 3r माइनस 1, दूसरा r माइनस 1, तो यहाँ से r इक्वल टू 1/3 और r इक्वल टू 1 ये मिला। अब आंसर देखो ए भी दिख रहा है और बी भी दिख रहा है। अब आपको पकड़ लिया आंसर ए दिख रहा है और बी दिख रहा है, यहाँ से ये बात फिर एरर होगा। फिर यहाँ से 90% केसेस में लोग एरर करेंगे क्योंकि जल्दीबाजी में क्वेश्चन पढ़ लिया है, ठीक है, कोई भी करता है। तो इसीलिए अब मैंने यहाँ वर्ड अंडरलाइन किया ए बी सी आर डिस्टिंक्ट। तो आपको देखा कि यार ये 1/3 भी है 1 भी है, तो कौन सा आंसर होगा। देखो 1 को रिजेक्ट करना पड़ेगा। 1 को क्यों रिजेक्ट करना पड़ेगा, अगर बी की बात करूँ तो ए इंटू आर, तो आर अगर 1 लेते तो ये ए हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों सेम आ गए जबकि ये डिस्टिंक्ट है, इसीलिए इसको हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये सिचुएशन के लिए डिस्टिंक्ट होने के लिए, और इसीलिए फाइनल आंसर 1/3 होगा। व्हाट द पॉइंट, प्लीज नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, pth qth एंड rth टर्म ऑफ ए जीपी आर अगेन इन जीपी। जो pth qth और rth टर्म है जीपी का वो फिर से जीपी में है, तो फिर ये p q और r काय में होगा। ऑप्शन ए एपी जीपी एचपी और एजीपी, ठीक है। तो खैर अभी आपको एचपी का कोई आइडिया नहीं है, एजीपी का कोई आइडिया नहीं है, तो ये तो आपने देख लिया कि एपी कैसा होता है और जीपी कैसा होता है, तो 2 ऑप्शन में से आंसर होगा। खैर वो तो कोई इशू नहीं है। अब भी हमको क्या दिया हुआ है कि जो टर्म्स ऑफ जीपी है ना वो फिर से वापस जीपी में। अब जीपी में कुछ भी ये नहीं मालूम है कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन रेशियो क्या है या जीपी कौन सा है, तो हमको इमेजिन करना पड़ेगा कि कोई जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है और समथिंग आर इज इट्स कॉमन रेशियो, ऐसा करना पड़ेगा, करेक्ट है। तो अब अगर कोई भी ऐसा है तो pth टर्म क्या होगा, pth टर्म होगा a इंटू आर की पावर p माइनस 1। qth टर्म की बात करते हैं, qth टर्म होगा a इंटू आर की पावर q माइनस 1। pth हो गया, qth हो गया, और फिर rth टर्म आते हैं। अब देखना थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं चेंज करा था, ये ऐसा लिखना थोड़ा सा ठीक नहीं है, आर की पावर आर माइनस 1। अब देखिए ये आर एथ टर्म है, आर की पावर आर माइनस 1। एक काम करो इसको कैपिटल आर कर दो, कुछ बात समझ में आई। कैपिटल आर हमने कॉमन रेशियो लिया है तो ये लिखना ठीक रहेगा। ओके ऐसा एक काम किया करो, करेक्ट है। अच्छा साहब उसके बाद में ये फिर से जीपी है, ये जो 3 टर्म्स दिख रहे हैं दीज आर अगेन जीपी, अगेन जीपी है, इसका मतलब ए। अब जीपी की दूसरी अप्रोच, करेक्ट है। अगर ये जीपी में तो ए इंटू आर की पावर क्यू माइनस 1 का स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, मतलब ए इंटू आर की पावर पी माइनस 1 इंटू ए इंटू आर की पावर आर माइनस 1 के इक्वल होगा। अगर ये जीपी में है तो ये सिचुएशन, गॉट द पॉइंट। हाँ अब वो दूसरा अप्रोच आ गया जीपी का, करेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स ए स्क्वायर कट जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये आर की पावर 2 इंटू क्यू माइनस 1 हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये आर की पावर पी माइनस 1 प्लस आर माइनस 1 हो जाएगा। लाओ जब इंडाइसेस, कोई इशू नहीं, कट गया। और फिर ये आर की पावर में, ये भी आर की पावर में, तो इक्वेट कर दो पावर को, इक्वल टू पी प्लस आर माइनस 2, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा 2q माइनस 2 इक्वल टू पी प्लस आर माइनस 2, तो माइनस 2 तो कट गया, तो 2q इक्वल टू पी प्लस आर। अब 2q इक्वल टू पी प्लस आर, इससे आप कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि ये काय में होगा। इसका मतलब पी क्यू आर
ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, तभी तो 2q इक्वल टू p प्लस आर होगा। तो ये बन गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तीनों टर्म्स जीपी के हैं। तो अगर जीपी कुछ भी नहीं दिया है तो चलो फर्स्ट टाइम ये मान लिया कैपिटल आर, इसको कॉमन रेशियो ले लिया तो पी एक टर्म में निकाल सकता हूँ, क्यू एक टर्म में निकाल सकता हूँ, आर एक टर्म में निकाल सकता हूँ, और फिर ये जो टर्म्स है वो अगेन जीपी है। तो अब जीपी का दूसरा कॉन्सेप्ट, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो वाला कॉन्सेप्ट नहीं कि भाई ऐसा है कि ए बी सी जीपी में है तो बी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी, करेक्ट, बी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी। और फिर लॉज ऑफ इंडाइसिस से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर मूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन को देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। द नंबर विच शुड बी एडेड टू द नंबर्स 2, 14, 62 so that the resulting numbers are in GP। देखो 2, 14 और 62 अभी तो जीपी में नहीं है, लेकिन कोई नंबर ऐड कर देंगे सभी नंबरों में तो वो जीपी में आ जाएगा। तो लेट वी ऐड x टू ईच नंबर, 14 प्लस x, 62 प्लस x। अब ये जीपी हो गया। अगर ये जीपी है तो वो एक अप्रोच ये है, 14 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस एक्स इंटू 16 प्लस एक्स। बस हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे मतलब इसको एलाबोरेट करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, कैंसिल आउट कर लीजिए, बहुत सिंपल है। और ये दे देगा x इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर बी। मतलब इसको एलाबोरेट करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व कर लेंगे। प्लीज नोट इट। और आप एलाबोरेट करके इसको राइट डाउन करना, करेक्ट है? ओके फाइन। मैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर जंप कर रहा हूँ, करेक्ट? ठीक है साहब, नोट कर लिया? पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चंस को देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आपको इसको एडवांस लेवल का क्वेश्चंस कंसीडर करना है। मैं इसमें कॉन्सेप्ट बताऊंगा और वो कॉन्सेप्ट क्या है वो देखना, इंपॉर्टेंट वन। क्वेश्चंस को पहले नोट आउट करिए और अच्छे से समझ लीजिए। ये कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एडवांस लेवल का, करेक्ट है? ठीक है साहब। तो इफ ए बी सी आर रियल नंबर फॉर्मिंग एन ए पी एंड 3 प्लस ए 2 प्लस बी 3 प्लस सी आर इन जी पी, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ ए सी। तो अब क्या हो गया, जैसे मैंने अभी तक के आपको ए पी और जी पी दोनों को इन्वॉल्व करते हुए क्वेश्चंस बता दिए थे, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यूज करते हुए कॉमन रेशियो हमने फाइंड आउट किया था। यहां तक तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अब इस बार इस क्वेश्चन में एक नया वर्ड आपको दिख रहा है, मिनिमम। तो अब ये मिनिमम वाला जो वर्ड आते ही इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, ये एडवांस लेवल का आता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एसी। तो देखो मैं आपको मिनिमम और मैक्सिमम के क्वेश्चंस ऑलरेडी कराते रहा, जैसे हमने मैक्सिमम सम किया है, करेक्ट है कि नहीं? जब डिक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता था तो हमने एक मैक्सिमम सम वाला किया, इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट किया, करेक्ट है कि नहीं? हाँ, तो अब इसमें मैं दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। तो अब जैसे मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी क्लास में वो देखते रहता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें बता दी है और कौन कौन से कॉन्सेप्ट को जनरली या नॉर्मली 100% एंट्रेंस एग्जाम में IIT JEE के क्वेश्चंस ही आते हैं। तो जैसे मैंने 0 और 1 के बीच के नंबर की अलजेब्रा ये कॉन्सेप्ट बताया, मॉडुलस कॉन्सेप्ट बताया, करेक्ट है कि नहीं? ऐसे ही मैंने सेट थ्योरी का यूज बताया, वेन डायग्राम कैसे चारों तरफ घूमते रहते हैं। सेम आपको ये मैक्सिमम और मिनिमम के कॉन्सेप्ट मिलेंगे और ये ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चे बोर्ड लेवल के करिकुलम में कभी एक्सपर्ट नहीं होते, करेक्ट है? तो जैसे कई लोगों को रहता है ना कि सब बहुत डिफिकल्ट है, तो वो बेचारा बोर्ड लेवल का पढ़ते रहते हैं, तो उसको ये सब कॉन्सेप्ट इसलिए वो IIT JEE के क्वेश्चन बनते नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा से वो कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहता हूँ, क्योंकि फिर वो धीरे धीरे आप स्ट्रांग हो जाते हैं। तो यहाँ आपने भी देखा मिनिमम वैल्यू का कॉन्सेप्ट आया। अब ये मिनिमम वैल्यू का कब भी कॉन्सेप्ट आएगा तो पहले नोट कर लेना, चाहे मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, मिनिमम एंड मैक्सिमम, इसके कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस 3 प्रकार से बनेंगे। एक बहुत सिंपल है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, लोअर क्लास का कॉन्सेप्ट, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। दूसरा एक रिलेशन है एम, इसी चैप्टर में आएगा, GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM।
ये इसी 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 यूनिट में, इसी कोर्स में, सीक्वेंस एंड सीरीज में, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू HM, इनइक्वलिटी है तो मिनिमम और मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सेम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से मिनिमम और मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट कैसे आता है शायद आप लोअर क्लासेस से जानते, कभी उसके ऊपर उतना फोकस नहीं किया है, लेकिन ये बहुत आसान है। मैं बताऊंगा कैसे, कि जैसे मैंने बोल दिया कि a प्लस बी का स्क्वायर, तो स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे a और b कुछ भी हो जाए, a प्लस बी फिर कुछ भी आ जाए, नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, ये तो पॉजिटिव होगा। तो अब ये +4 कर दिया, +4 कर दिया, इसका मतलब इसका वैल्यू या तो 4 होगा या 4 से ज्यादा होगा, करेक्ट। ठीक है, इसको बात समझ में आएगी। तो ये स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब या तो ये पॉजिटिव होगा, अगर हम सिंपली पॉजिटिव बोलते हैं ये गलत करते हैं, वहां से कॉन्सेप्ट हटता है। नॉन नेगेटिव बोलो मतलब नेगेटिव को छोड़ के बाकी सब, तो पॉजिटिव साथ में 0, तो ये जब 0 होगा तो ये पूरी वैल्यू 0 + 4 मतलब 4 होगा। अगर ये 0 से ज्यादा हो जाएगा तो ये 4 से आगे हो जाएगा, करेक्ट ठीक नहीं, 4 के आगे हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू समझ में आया, हाँ समझ में आया कि नहीं, कैसा सिचुएशन है उसको देखते हुए आपको काम करना है। तो ये बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। दूसरे ये AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM हम इसी क्लास में, इसी कोर्स में, इस क्लास में नहीं, इसी कोर्स में डिस्कस करेंगे। और तीसरा, अब ज्यादातर देखना, ज्यादातर बोर्ड लेवल के स्टूडेंट्स इसके ऊपर मैक्सिमा मिनिमा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब dy/dx और d2y/dx², जब आप डेरिवेटिव अगर आपने करेंगे 12th क्लास में तब वो आएगा। तो देखिए ये 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है, ये इस कोर्स का कॉन्सेप्ट है, और ये बिल्कुल लोअर क्लासेस का कॉन्सेप्ट है। अब ये 3 कॉन्सेप्ट है, तो आप तो 12th में ये देखते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे क्लास में तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता, हमारी क्लास में होगा, ठीक है। और ये तो बिल्कुल लोअर क्लासेस का कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे भी यूज होता है मैक्सिमा मिनिमम में। तो पहले तो ये देख लीजिए कि ये 3 हम तरीके से मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, और भी इसके अतिरिक्त भी हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से भी हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, माइंड इट। सो प्लीज नोट इट, ये 3 तरीके, इसको नोट कर लीजिए। अब आपके जेहन में ये हमेशा होना चाहिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर प्रिपेयर करते हुए, आगे जब भी जाते हुए, कि मैक्सिमा मिनिमा है तो हमको सीधा, नहीं तो क्या होता है जनरली बोर्ड लेवल का स्टूडेंट्स वो मैक्सिमा मिनिमा देखते हैं, ऐसा नहीं है कि इससे बनेगा तो इससे नहीं बनेगा, किसी से भी बना सकते हैं आप, लेकिन आप मैक्सिमम इसी लेवल पे जाएंगे तो कई बार आप फंस जाएंगे। हाँ, और अगर अभी 11th क्लास में मैंने मैक्सिमम मिनिमा है तो ये तो आप यूज ही नहीं कर सकते। हाँ, तो प्लीज नोट इट कि इतने तरीके से हम मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट है। अच्छा साहब, ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूँ। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसा होगा ये देख लिया हमने कि यहाँ मिनिमम वैल्यू कैसी आएगी, अगर ये 0 होगा तो ये +4, अगर 0 से ये ज़्यादा होगा तो अब ये बढ़ते जाएगा, करेक्ट है। हाँ बढ़िया, ठीक है साहब। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करना है, ये हो गया मिनिमम का कॉन्सेप्ट। तो मिनिमम का कॉन्सेप्ट कैसा होता है वो बता दिया मैंने, कैसे हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। फर्स्ट अभी बता रहा हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जो सेकेंड AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM है, इसी कोर्स में आने वाला है आगे के लेक्चर्स में, जब हम HP और HM तक पहुंच जाएंगे। GP चल रहा है, GM हो जाएगा, AP और AM हो चुका है, GP और GM के बाद में HP और HM होगा, लास्ट में फिर AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM, विच इज कम्प्लीटली एडवांस लेवल टॉपिक, करेक्ट है। एक क्वेश्चन उसमें आता ही है। हाँ जी, तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आ जाइए, AP में है ABC, तो ABC अगर AP में है तो अब कौन सा सिचुएशन को यूज करेंगे, तो ट्वाइस ऑफ B इज इक्वल टू A+C। ये एक वे हो गया टारगेट, जैसे मैंने बताया ना वेराइटी 1 वेराइटी 2 का कहाँ कैसे यूज करना है, तो ये बात भी होगी। और B इज इक्वल टू A+D भी लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू A+2D भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में फिलहाल D की जरूरत नहीं है, ठीक है साहब, मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है। तो ये वाला चीज तो क्लियर हो गया। ABC आर रियल नंबर फॉर्मिंग इन AP एंड 3A ये जो है GP में, तो अब आते 3 + A 2 + B 3 + C और ये GP है, तो ये क्या हो जाएगा 2 + B का स्क्वायर इक्वल टू 3 + A इंटू 3 + C, ये हो गया। अब यहाँ पे भी हमने GP का
वो वाला अप्रोच अप्लाई कर दिया कि ए बी सी अगर जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी वाला कॉन्सेप्ट, करेक्ट है। अच्छा सब ये दोनों चीज यूज कर ले, यहाँ तक सब लोग भी यूज कर लेंगे। फिर जैसे मैंने बोला मिनिमम वैल्यू का कॉन्सेप्ट, अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि मिनिमम वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, तो वो कैसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। फिलहाल हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 4b होगा, कैलकुलेशन बराबर देखना, 4b बी स्क्वेयर, अब ये 339 हो जाएगा, 3c हो जाएगा, है ना, और फिर 3a हो जाएगा, ठीक है, और फिर ac हो जाएगा, फाइन। अच्छा ठीक है, अब इसमें से 3 कॉमन ले लो तो ये 9 हो जाएगा, 3 कॉमन लिया तो देखो a प्लस सी की वैल्यू यहां से मैं लिख सकता हूँ, प्लस ac को जैसे कि वैसे लिखो, तो ये 4 प्लस 4b प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। और ये हो जाएगा 9 प्लस 3 इंटू 2b, ये 2b है, a प्लस सी 2b है तो 6b लिख देता हूँ डायरेक्टली, प्लस ए सी, करेक्ट है। अब ये 9 प्लस 6b को मैं इधर सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो देखो ये -5 हो जाएगा, 4 माइनस 9, तो ये -5, कोई इशू नहीं है, ठीक है, -5, 4 माइनस 9 -5, 4b माइनस 6b माइनस 2b हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और दैट इज इक्वल टू ए सी रख दूंगा मैं उधर। ए सी क्यों लिखा, क्योंकि मुझे मिनिमम वैल्यू ए सी की निकालनी है, मिनिमम वैल्यू किसकी निकालनी है, ए सी की, तो इसलिए उसको इसके लिखा। तो मतलब अब ए सी इक्वल टू क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 5। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालना है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 2b है तो डेफिनेटली कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम यहाँ लगा सकते हैं, और वो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 को ऐड किया और 1 को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये -1 ये -5, तो यहाँ तक के अगर आप देखें तो ये b माइनस 1 का स्क्वायर है, और इसको अगर देखें तो ये -6 है डियर स्टूडेंट, ठीक है, आ गई समझ में बात। तो अब आपको मिनिमम वैल्यू समझ में आ जाएगी। हाँ बोलिए, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो मिनिमम वैल्यू इसकी -6 हो जाएगी, करेक्ट है कि नहीं। अभी इसके पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ये 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा। जब 0 होगा तो इसकी वैल्यू -6 होगी, जब 1 होगा तो इसकी वैल्यू -5 होगी, जब 2 होगा तो इसकी वैल्यू -4 होगी, और ऐसे ही अब बढ़ते ही जा रहा है। तो सबसे मिनिमम जो वैल्यू है वो -6 है, सॉरी, तो जो मिनिमम वैल्यू है वो -6 है, करेक्ट है कि नहीं। हाँ तो ये बन गया -6, गॉट द पॉइंट। और इसको मैंने यूज किया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, ये वैल्यू 0 होगी या 0 से ज्यादा होगी, जब 0 होगी तो ये पर्टिकुलर होल वैल्यू -6 होगी, अगर 0 से ज्यादा होगी तो ये बढ़ते जाएगी, है ना, -5 -4 -2 1 2 3 4 ऐसे इंक्रीज होते जाएगी, स्टार्टिंग हो रही है -6 से, तो मिनिमम वैल्यू। आई होप दैट ये क्वेश्चन एग्जैक्टली क्लियर होगा। अब इसके बाद में मैं प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कस करता हूँ, क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, प्लीज नोट इट। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए, और अब मैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज जीपी में आता हूँ, ठीक है, पॉज करके आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको यूज किया है, करेक्ट है। तो धीरे धीरे मैं आपके कॉन्सेप्ट बढ़ाते जा रहा हूँ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग से, करेक्ट है। ओके साहब, स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी में पहला तो हमने ये देख लिया, कॉमन सी प्रॉपर्टी हो गई। अब ये जीपी दो बातें होगी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ए फर्स्ट टर्म होगा, कब कब यूज करना वो भी देख लिया, बी इज इक्वल टू ए आर होगा, और सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अच्छा दूसरा साहब, हमने ये देख लिया कि नो टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है, नो टर्म्स ऑफ जीपी जीरो नहीं हो सकता। तीसरा आप देखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ जीपी, रेसिप्रोकल ऑफ जीपी, रेसिप्रोकल ऑफ जीपी इज आल्सो जीपी, इज आल्सो जीपी विथ कॉमन रेशियो, विथ कॉमन रेशियो 1/r। अगर r पहले वाले का कॉमन रेशियो है तो जैसे देखो ए आर स्क्वायर, बस इतना ही ले लो। ये अगर जीपी है तो 1/a स्क्वायर, ये भी जीपी होगा। अब इसका कॉमन रेशियो तो समझ में आ गया। अब इसका कॉमन रेशियो लेते, सेकेंड टर्म 1/a है, इसको डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से 1/a से, तो 1/a
इंटू ए अपॉन 1, तो ए कट गया तो ये 1 अपॉन आर कॉमन रेशो आ गया। गॉट द पॉइंट। तो रेसिप्रोकल कर देंगे जीपी का तो वापस से मुझे जीपी ही मिलेगा, बट कॉमन रेशो आपको 1 अपॉन आर आ जाएगा। प्लीज मेक द नोट ऑफ दैट। करेक्ट है। अच्छा साहब, ये तीसरी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी में आते हैं। चौथी प्रॉपर्टी में अगर ये ए आर स्क्वायर लाइक दैट जीपी है, तो जब हम इसको सेम नंबर से ईच टर्म को मल्टीप्लाइड करते हैं, जैसे मैंने के से मल्टीप्लाइड किया, के ए आर स्क्वायर, तो ये भी जीपी ही होगा विथ सेम कॉमन रेशो। और अगर डिवाइड भी किया मैंने ए बाई के, ए आर बाई के, ए आर स्क्वायर बाई के, तो ये भी जीपी ही होगा विथ सेम कॉमन रेशो। इसमें कॉमन रेशो चेंज नहीं होगा। आप देखिए के तो कट जाएगा, कॉमन रेशो लेंगे तो के वापस से कैंसिल हो जाएगा। सो व्हेन वी मल्टीप्लाइड ईच टर्म ऑफ जीपी विद द सेम पॉजिटिव नंबर, विद द सेम नंबर, कोई इशू नहीं है, तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस है वो भी जीपी होगा। वैसे अगर हम डिवाइड करते हैं ना सेम नंबर से टू ईच टर्म of a GP, the resultant sequence is again a GP and with the same common ratio. Common ratio में कोई change नहीं आएगा, but while we are taking the reciprocal of GP, the coming sequence is again GP, but the common ratio is now reciprocal of the previous common ratio. Correct है कि नहीं? ठीक है साहब। तो ये प्रॉपर्टीज आपने देखा। अब एक फिफ्थ प्रॉपर्टी देखता हूँ। देखिए, अगर ये ए आर स्क्वायर जीपी है, तो इनका कोई भी पावर ले लेंगे ना तो वो भी जीपी में ही आएगा। मतलब सभी टर्म्स को स्क्वेयरिंग कर दीजिए, सभी टर्म्स को क्यूबिंग कर दीजिए, सभी टर्म्स की पावर 4 ले लीजिए, nth पावर ले लीजिए। दैट इज नॉट द मेथड। तो जैसे मैंने देखा 1 2 का स्क्वायर, ये जीपी होता है, कोई इशू है नहीं। चलो स्क्वेयरिंग करेंगे 1 2 का स्क्वायर 2 की पावर 4, फिर से जीपी हो जाएगा। चलो क्यूबिंग करेंगे 1 2 की पावर 3 2 की पावर 6, ये फिर से जीपी हो जाएगा। तो आप कोई भी पावर ले लेते हैं। सो व्हेन वी आर, क्या मैंने बोला, व्हेन वी आर स्क्वेयरिंग ईच टर्म ऑफ ए जीपी, रिजल्टेंट सीक्वेंस इज जीपी। व्हेन वी आर क्यूबिंग ईच टर्म ऑफ ए जीपी, रिजल्टेंट सीक्वेंस इज जीपी। or you can take any power, nth power of each term of GP, the resultant sequence is coming to be a GP. Correct? So dear students, these are the properties of the geometric progression. Please note it। फिर मैं इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बताता हूँ, नोट कर लीजिए, पॉज कर लीजिए। पॉज करने के बाद में, और इस वीडियो में मैं अब आपको लास्ट कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि जब प्रोडक्ट दिया रहेगा ना, देखिए ए आर स्क्वायर, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। हमने कई बार यही लिया है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ठीक है। और व्हेन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव 3 टर्म्स दिया है, तब आप क्या करो, ए बाई आर ए और ए आर ये लिया करो, ए बाई आर ए और ए आर ये 3 टर्म्स लिया करो। अब जब प्रोडक्ट दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, आर कैंसिल हो जाएगा और ए क्यूब मतलब ए स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स दीज आर दी 3 टर्म्स विच आर इन जीपी। करेक्ट है कि नहीं? अब आप ए को ए बाई आर से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली कॉमन रेशियो तो आर आने वाला है। देखो, ए को ए बाई आर से डिवाइड करेंगे तो आर आ जाएगा। करेक्ट है? या ए आर को ए से डिवाइड करेंगे तो आर आ जाएगा। सो दीज आर द 3 टर्म्स ऑफ जीपी। सिमिलरली दीज आर द 3 टर्म्स ऑफ जीपी, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी। अब क्वेश्चंस में आप समटाइम्स ये लेते, समटाइम्स ये लेते, कब लेना है इसमें थोड़ा सा आपको केयर करना पड़ेगा। तो हमने देखो 2014 मेंस का क्वेश्चंस लिया, या अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेने की बात आई होगी तो ए आर और ए आर स्क्वायर यही लिया है। अब क्या करेंगे, एक चीज देखना, जब भी प्रोडक्ट गिवन है ना, whenever in the question the product of 3 consecutive terms of GP is given, then you must take the 3 terms of GP as A by R, A into AR। वैसे ही 4 टर्म्स के लिए उसके ऊपर क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन मैं खाली आपको सिचुएशन लिख देता हूँ। A बाई आर क्यूब, A बाई आर, ए आर और ए आर क्यूब, ये लेना पड़ेगा। ये 4 टर्म्स के लिए आ जाएगा। नोट करके लीजिए, ए बाई आर क्यूब,
ए बाई आर, ए आर और ए आर की इतने दूर तक जाते नहीं, कॉमनली हम ये 3 वाला टर्म्स यूज करते हैं। प्लीज नोट कर लीजिए और फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, द सम ऑफ फर्स्ट 3 terms of a GP is 39/10 and their product is 1। देखो प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट इज 1। फाइंड आर एंड टर्म्स, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन हो जाते हैं, हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है, 40 मिनट्स का ड्यूरेशन हो चुका है, ठीक है। थोड़ा फास्ट करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं, ठीक है साहब। तो प्रोडक्ट इज गिवन, सो देयरफॉर ए बाई आर, ए और ए आर, ये आपके 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमको लेना है, बस ये काम करना है। ऐसा नहीं है कि वो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स नहीं होंगे, जो ए आर और ए आर स्क्वायर वो भी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, लेकिन उसको यूज करते हुए अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो लेंदी हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, करेक्ट है। और इससे ही आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, ए बाई आर इंटू ए आर, प्रोडक्ट इज 1, तो यहाँ से आर कट गया, ए क्यूब 1, तो डायरेक्टली एक वेरिएबल जो डिटरमाइन कर लिया, ए इक्वल टू 1, फर्स्ट वेरिएबल आपने डिटरमाइन कर लिया, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। अब दूसरा वेरिएबल आर को डिटरमाइन करना है, सेकेंड सिचुएशन को कैपिटलाइज करते हैं। What is that second situation? That the sum of first 3 terms of a GP, sum of first 3 terms AR plus AR, that is equal to 39/10. Correct? You can put the value of A now, so that this equation will be converted into the variable R only. Yes, of course, A is 1 over here, so this is simply 1 by R plus 1 plus R, that is equal to 39/10. Okay, now you can solve this question. मल्टीप्लाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई आर, दैट इज इक्वल टू 39/10, सो दैट विल बी 10 प्लस 10r स्क्वायर, दैट इज 39r। ओके, तो 10r स्क्वायर माइनस करेंगे 39, तो 29r प्लस 10 इक्वल टू 0। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द कैलकुलेशन इज परफेक्ट, राइट। सो 10 प्लस 10r स्क्वायर, ओके, दैट इज इक्वल टू 39r। 39r को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 29r प्लस 10 इक्वल टू 0, एंड यू कैन फाइंड आउट द आर विल बी माइनस ऑफ माइनस प्लस 29 बी स्क्वायर, मतलब 29 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। और अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आर की 2 वैल्यूज मिल जाएगी। आर की पहली वैल्यू मिलेगी 5/2 और दूसरी वैल्यू आर की मिल जाएगी आपको 2/5। सो आर फाइंड आउट करना था, तो आर या तो 5/2 आएगा या तो 2/5 आएगा। सो इस तरीके से हमने क्या किया है स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया है। अभी तक के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में जीपी का SN आएगा, मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स आएगा। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स के बाद में इन्फिनाइट जीपी पे भी हम लेक्चर्स लेंगे, मतलब और 2 लेक्चर्स इस पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आने वाले हैं। ओके, तो कोई भी डाउट हो तो एप्लीकेशन में आप बता दीजिए, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसमें बता दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।